एक तमसा नाम की नदी कई गांवों के बीच से होकर बहती थी और ऐसे ही एक विजयपुर नाम के गांव में दो बहनें अंजलि और अनीता का घर था, जो कि नदी के एक दूसरे के तरफ था। दोनों घर आमने सामने नहीं थे, लेकिन दोनों बहनों के घर की मन की बातों की गूंज एक दूसरे तक पहुंचती थी। अनीता आंगन में लिपाई कर रही थी। उसके हाथ कीचड़ से सने थे, माथे पर पसीना, लेकिन आंखों में सुकून। सुनो जी, देखो ना, सुबह से लगी हूँ, मिट्टी भी खोद डाला, पानी भी भर लाई। मैं नहा के चूल्हा जलाऊंगी और खाना बनाऊंगी। तब तक आप भी जल्दी से हाथ मुंह धो लो, क्योंकि आज मुझे भी खेत जाना है ना। मैं भी साथ चलूंगी। आज की बुवाई बड़ी जरूरी है। आज कोई छोटा मोटा दिन नहीं है जी। अरे भाग्यवान, तुम्हारे काम को देख के मन कहता है तुम्हें 2 हाथ नहीं, भगवान ने 4 हाथ दिए हैं। सवेरे से एक पल भी चैन से नहीं बैठी। लेकिन तुम ये भी तो सोचो, अपना तन मन खपा के मेरा पेट भरती हो। कभी अपने लिए भी सोच लिया करो। चलो, खेत में तो मैं हूं ना, थोड़ा बहुत तुम्हारे बिना भी कर लूंगा। तुमको खेत जाने की जरूरत नहीं है, मैं सब संभाल लूंगा। ना जी, ऐसे मत कहो। खेत कोई पराया थोड़े है। हमारी जीवन की रोटी वहीं से पिसती है। एक एक बीज मेरे हाथ से गिरेगा, तभी तो फसल पर अपना अधिकार लगेगा। और वैसे भी जब आप साथ होते हो तो सारी थकान कहीं मानो उड़ जाती है। नहीं भाग्यवान, आज तुमने बहुत मेहनत कर ली है, बाकी का मैं देख लूंगा। वैसे भी ऐसे ही तो जीवन जिया जाता है, बिना किसी शिकायत के। एक काम तुम करो, एक मैं करूं, यही तो खुशहाल परिवार की निशानी है। अनीता अपने पति राहुल के प्यार से समझाने पर मान जाती है और ऐसे ही दोनों एक दूसरे को समझ के खुशी से अपना जीवन बिता रहे थे। यहाँ अंजलि, अनीता की बड़ी बहन, जो मिट्टी का चूल्हा जलाकर रोटियां सेक रही थी, उसका बेटा गोलू उसके पास बैठा था। सामने खटिया पर सुरेश बैठा था, आंखों में आलस और थकान लिए। अंजलि, रोटियों की खुशबू तो अच्छी आ रही है, पर एक बात पूछूं, कितना वक्त लगेगा खाने में? क्योंकि खाना बनने के बाद मुझे खाना देकर गोलू के साथ तुम्हें ही आज खेत की तरफ जाकर देखना होगा। मैं आज नहीं जाऊंगा, मुझे बहुत नींद आ रही है। अरे ओ पतिदेव, उठ भी जाओ कभी। सारा दिन ऐसे बैठे ही रहोगे क्या? सवेरा हो गया और थोड़ी देर बाद दोपहर भी हो जाएगी, लेकिन तुम अभी तक खाट चिपकाए बैठे हो। ना नहाते हो, ना रोज खेत जाते हो। पड़ोस की औरतें तो कहती हैं, देखो अंजलि, तू खून पसीना बहाती है और तेरा मर्द बस घर में लेटता रहता है। अरे तंग आ गई हूँ तुमसे मैं। अरे तो क्या हो गया? आराम करने में कौन सा जुर्म कर रहा हूँ? और तू घर का काम संभालती है, इसका यह मतलब नहीं है कि तू सब करती है। अरे मैं भी मेहनत करता हूँ, और वैसे भी खेत की बुवाई में कौन सा धन बरसता है आजकल। कुछ जमीन बेच लेते तो कुछ मोटा पैसा हाथ में आ जाता। और मैं तो कहता हूँ कि जो तेरे माता पिता की जमीन है वो जाके मांग लेते हैं, उसे बेच के अच्छा पैसा मिलेगा। तो क्या बेच दूं सब? तब तो अच्छा ही होगा तुम्हारे लिए। सब बेच के आराम से लेटे लेटे खा जाओ, और फिर बाद में हमारे बेटे गोलू को दर दर भटकना पड़े। और रहा सवाल मेरे माता पिता की संपत्ति का, उसे तो मैं कब से लेना चाहती हूँ, लेकिन माँ बाबूजी थोड़ी ना मुझे अकेले सब दे देंगे। वो है ना मेरी हिस्से की भागीदार, मेरी छोटी बहन अनीता। उसे छोड़ के मुझे कुछ अकेले नहीं मिलेगा। हर वक्त गुस्सा करती रहती है। अरे कभी ठंडे दिमाग से भी सोच और समझा अपनी बहन को कि तुझे जरूरत है पैसों की, इसीलिए तुझे ही सब दे दे। तेरी बहन अनीता तो कितनी अच्छी और समझदार है, वो मान जाएगी। हाँ, तुम्हें बड़ा जानकारी है अनीता के बारे में, जैसे वो कोई देवी हो जो हमें सब कुछ दान कर देगी। अरे उसका पति कोई बड़ा जमींदार नहीं है जो वो माँ बाबूजी की संपत्ति का हिस्सा नहीं लेगी। और वैसे भी तुम्हें मेरे माता पिता की संपत्ति के ऊपर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। तुम भी तो अनीता की पति की तरह अच्छे से मेहनत करके अपना घर चला सकते हो, लेकिन नहीं, महाराज को तो दिन भर चारपाई पे लेटना है। अरे क्या तुम सिर्फ ताना ही देना जानती हो? भूख लगी है मुझे, खाना दो जल्दी से। हाँ, मैं तो बस तुम्हारे लिए खाना ही बनाती रहूं ना। हाय मेरी फूटी किस्मत,
किस्मत में तुम जैसे पति ही मिलना था मुझे, जो मेहनत के बजाय चारपाई पे दिन भर लेटते हो। मुझे भी अब समझ में आने लगा है, अनीता से बड़ी हूँ, इसलिए मुझे ही कुछ इस घर के लिए बड़ा काम करना होगा। तुम्हारे भरोसे रहेंगे तो मुझे और गोलू को भीख मांगना पड़ेगा। गोलू अपने माता पिता के अनबन को देखता है, लेकिन अंजलि की झुंझलाहट के कारण चुपचाप बैठा रहता है। ऐसे ही रोज अंजलि और उसके पति के बीच झगड़ा होता रहता था। इनके परिवार में अनीता के परिवार के जैसे खुशहाली नहीं थी। अगले दिन अंजलि अनीता से मिलने उसके घर जाती हैं। चारपाई में दोनों बहनें बैठी हुई हैं और उनके सामने 2 पिया हुआ खाली चाय की गिलास है और दोनों बहनें एक दूसरे से अपने सुख दुख की बात कर रहे हैं। याद है दीदी, जब हम छोटे थे तो कैसे हम हमारी गांव के छोटी सी तालाब में मछली पकड़ने जाते थे। लेकिन अब देखो, हम दोनों के ससुराल नदी किनारे हैं, फिर भी हमें नदी के पास ज्यादा जाने का मौका ही नहीं मिलता। हाँ बहन, सबका अपना अपना किस्मत है। काम ही इतना रहता है घर में, फिर भी मैं तो थोड़ी बहुत अपने पति के साथ घूमने जाती ही हूँ, लेकिन तुमको तो ज्यादा मौका ही नहीं मिलता होगा ना। अरे हाँ, घूमने से याद आया, हम दोनों तो हमेशा संध्या के समय गांव के वो चौपाल में घूमने जाते थे। लेकिन अब तो हमारी शादी हो गई, तू राहुल जी के घर चली गई और मैं सुरेश के साथ उस किनारे पर जा बसी। अब तो दोनों को ज्यादा मिलने का समय ही नहीं मिलता। हाँ दीदी, पहले के दिन याद आते हैं। आजकल मिलना भी तो बहुत कम होता है। वैसे दीदी, गोलू कैसा है? उसे क्यों नहीं लाई यहाँ? गोलू ठीक है, वो विद्यालय गया है, इसीलिए उसको साथ नहीं लाई। वैसे बहुत समय हो गया, राहुल जी अभी तक नहीं आए। खेत से कब तक घर आते हैं? उन्हें थोड़ा और समय लगेगा दीदी, वो तो दोपहर के समय ही आते हैं। उन्हें काम के समय कुछ सूझता ही नहीं है, वे तो बस दोपहर को खाना खाने आते हैं। अनीता की ऐसे अपने पति की तारीफ करते देख अंजलि को अपने पति के बारे में सोच के अनीता से ईर्ष्या होती है, लेकिन वो अनीता को ये नहीं दिखाती है। अनीता, अब मैं चलती हूँ, मुझे भी घर में काम है और मेरे पति भी काम से आते ही होंगे। अंजलि अनीता से अपने पति का सच छुपाकर और अपने झूठ मूठ का आरामदायक जीवन के बारे में बताकर अनीता से विदा लेकर वहां से जाने लगती है। हरिपुर गांव, बुजुर्ग माँ बाप का घर, दोपहर का झपकता सूरज, सामने पीपल के पेड़ की छांव में एक पुराना घर। भीतर बैठे हैं सुरेंद्र और सुगंधा। दोनों के चेहरे पर उम्र की लकीरें हैं, लेकिन आंखों में अब भी अपनी बेटियों की चिंता की चमक बाकी है। सुनिए जी, मैंने आजकल एक बात पर बहुत ध्यान दिया है। अंजलि जब भी आती है, चेहरे पर मुस्कान कम, चिंता ज्यादा होती है। और अनीता, वो तो दिखती है जैसे सब ठीक है, लेकिन उसकी थकावट आंखों से झलकती है। हाँ, वे लोग बेटे नहीं, हमारी बेटियां हैं। दोनों ने अपने हिस्से का सुख दुख खूब झेला है। अंजलि ने मेहनती मन पाया, लेकिन किस्मत ने उसे आराम नहीं दिया। और अनीता, वो तो राहुल के साथ जी तोड़ मेहनत कर रही है। और आपने देखा नहीं, अंजलि के मुंह से सुरेश का नाम अब सिर्फ झुंझलाहट में निकलता है। हमें आंखें मूंद लेने से सच तो नहीं छिपेगा ना? सुरेंद्र चुप होकर सिर झुकाकर नीचे की ओर देखता है। उसकी आवाज धीमी है, लेकिन सोच गहरी। तो क्या करें? अब तो हम भी उम्र के उस मोड़ पर हैं जहाँ शरीर जवाब देने लगा है। लेकिन एक फैसला हम कर सकते हैं जो हमारे बाद उनकी जिंदगी आसान कर दे। मुझे लगता है आप जो सोच रहे हैं, मैं भी यही सोच रही थी। अपनी जमीन, घर, जो कुछ है, वो दोनों बेटियों में बराबर बांट देना चाहिए। हाँ, लेकिन लोग क्या कहेंगे कि बेटियों को सब दे दिया, अब जाकर दोनों बेटियों के पास रहने लगेंगे और उनके ऊपर बोझ बनेंगे। कौन लोग? वो जो हमारे दुख में कभी साथ नहीं खड़े हुए, जिन्होंने हमारी बेटियों को कभी पानी तक नहीं पूछा। सुनिए, हम वो करेंगे जो सही है। अनीता और अंजलि दोनों हमारी बच्चियां हैं, और अगर हमने उन्हें बराबरी नहीं दी तो ये नाइंसाफी हमें जीवन भर काटेगी। ठीक है, फिर जब वो दोनों आएंगे तब हम लोग इस बारे में
उनसे बात करेंगे। सुगंधा हल्की मुस्कान के साथ पति की बात सुनकर संतोष की सांस लेती है और दोनों चुप हो जाते हैं। अंजलि का घर। वही दिन, सूरज ढलता हुआ। अंजलि शाम के चाय नाश्ते के लिए रसोई के अंदर आती है। गोलू चुपचाप दूसरे कमरे में बैठा पढ़ाई कर रहा है। सुरेश, जो हमेशा की तरह संध्या के समय चारपाई पर सोया हुआ था, वो अंजलि को देख जल्दी उठ जाता है। वो अंजलि, कहाँ मारी मारी फिर रही थी? देखा नहीं दिन भर भूखा पड़ा हूँ, ना पानी ना रोटी। क्या इसीलिए ब्याह किया था तुमसे? बोल तो ऐसे रहे हो जैसे कि बहुत अमीर सेठ हो। अरे शुक्र मनाओ कि मेरे जैसी पत्नी नसीब हुआ है तुम्हें, नहीं तो पड़े होते कहीं किसी जमीन में। तुमको काम करना तो है नहीं, बस मैं ही खेत भी देखूं, गोलू को भी संभालूं, घर का चूल्हा भी जलाऊं और फिर तुम्हारी भूख मिटाती रहूं। तू तो बस लड़ने के लिए जीती है। मैं पूछता हूँ, वो जमीन जो तेरे बाप के नाम है, कब ले रही है तू उसे? अभी भी वक्त है, बात कर उनसे। अगर मेरे नाम का जमीन बेचने नहीं देती हो तो कम से कम तुम्हारी पिता की जमीन लेके ही थोड़ी जमीन बेचो, थोड़ा आराम मिलेगा। हाँ हाँ, तुमको तो बस आराम के सिवा और कुछ आता ही नहीं। और हाँ, आसान है तुम्हारे लिए बोलना कि जमीन बेच दो, लेकिन जिसने खुद एक दिन मेहनत ना की हो उसे जमीन की कीमत क्या पता। मेरे माँ बाप ने खून पसीने से सींची है वो धरती। तुमको तो सब अपने पिता से विरासत में मिल गया है, और ये पुश्तैनी हवेली भी, जहाँ हम सब आराम से खा पी रहे हैं। सुन अंजलि, मेरे पिता को लेके ताना मत दे। मैं जानता हूँ कि तू भी कम लालची नहीं है। तू भी अपने पिता की जमीन लेना चाहती है, और इसीलिए जो करना है जल्दी कर। हाँ, मैं करूँगी। मुझे जो करना है, तुम इन सब में ध्यान मत दो। माँ बाबू जी की संपत्ति सिर्फ मेरी नहीं है, उसमें अनीता की भी हिस्सेदार है, तो बिना उसे कुछ दिए सब मेरे नाम करना इतना आसान नहीं है। माँ बाबू जी आसानी से नहीं मानेंगे। ये बोलने के बाद अंजलि थोड़ा सोच विचार करती है और फिर रसोई में अपने काम में लग जाती है। उसी शाम अनीता का घर। राहुल खेत से लौटा है। अनीता ने राहुल के लिए चाय बनाई है और दोनों चारपाई पर बैठकर चाय पीते हैं। राहुल थका हुआ है, लेकिन चेहरे पर संतोष है। आज की बुआई ठीक से हो गई। तुम्हारे बिना शायद इतनी जल्दी ना होती। तुम जिस तरह मेरा सब कामों में मदद करती हो, ऐसे तो मैं दुनिया का हर काम आसानी से कर लूंगा। आप तो बस मेरी तारीफ ही करते रहते हो। आपकी मदद करना मेरी कर्तव्य है। आप मेरे पति परमेश्वर हैं। बस आप हमेशा ऐसे खुश रहें, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। ऐसे ही अनीता और राहुल के पास ज्यादा कुछ नहीं होने के बाद भी दोनों आपस में बहुत खुश रहते थे, जबकि अंजलि और उसका परिवार हमेशा तनाव में जीते थे। अगली सुबह अंजलि नदी के पार 2 गांव छोड़ के अपने माता पिता के घर उनके जमीन के लिए बात करने आती। अरे अंजलि, तू इतनी सुबह सुबह अकेली? सब खैरियत है ना बेटी? दामाद जी भी नहीं आए साथ में, और गोलू भी नहीं है? सब ठीक है माँ, बस मन भारी था, कहीं दिल लग नहीं रहा था। मैं सोचा आपसे बात कर लूं। तभी अंजलि के पिता उसके पास आते हैं। तो तू आ गई मेरी बेटी, चल बैठ, तेरे लिए अपने माँ के हाथ से चाय बनवाते हैं। और हाँ, बहुत दिनों बाद आई है तू, इसलिए आज मुझसे पूरा दिन बात करनी होगी तुझे। अंजलि बैठ जाती है। थोड़ी देर चुप्पी रहती है। तीनों के बीच कुछ ऐसा है जो कहा नहीं गया अभी तक, लेकिन हवा में घुला हुआ है। अंजलि और ज्यादा प्रतीक्षा नहीं करती है और सीधे मुद्दे पर आती है। बाबूजी, ये चाय वाय छोड़िए। मैं जानती हूँ आप लोग मुझे बहुत प्यार करते हैं। आप लोगों ने हमेशा हमारे लिए किया, दिया, संभाला। पर एक बात है जो अब मैं आपसे छिपा नहीं सकती। मेरे हालात अब संभालने लायक नहीं रहे। सुरेश, आप तो जानते हैं किसी काम का नहीं, घर के एक काम को भी हाथ लगाने को तैयार नहीं। ऊपर से गुस्सा, ताना और हर समय मुझे नीचा दिखाना। बबलू की पढ़ाई का खर्च,
घर का राशन, सब्जी, दूध सब मेरे सिर पर है। खेत भी मैं देखती हूँ, बाहर का काम भी। कभी कभी तो सोचती हूँ, क्या यही जीवन है? बस झेलना सहना खींचना। अंजलि के मुंह से ऐसी बातें सुनकर सुरेंद्र और सुगंधा को उसके लिए बुरा लगता है और सुरेंद्र अंजलि से पूछते हैं, बेटी, हम जानते हैं तू दुखी है, लेकिन बेटी तू अब करना क्या चाहती है? खुलकर बोल, हम तेरे अपने हैं। कुछ मदद चाहिए तो बोल दे। बाबूजी, मैं चाहती हूँ कि आप जमीन जायदाद की बात अब टाले नहीं। मैं चाहती हूँ कि आपकी कुछ जमीन मुझे मिल जाए और बाकी जो भी बचेगा उसमें आप दोनों रहना, ताकि कुछ तो अच्छे से जी सकूं, कुछ तो स्थिरता मिले मुझे। बेटी, ये तो हमने पहले ही सोच के रखा है, लेकिन जो भी बांटना है दोनों बहनों को बराबर बांट देंगे। अनीता भी तो हमारी बेटी है जैसे तू है। लेकिन माँ, अनीता और मेरे हालत में फर्क है। अनीता के पास सब कुछ है, राहुल उसके साथ है। राहुल मेहनती, ईमानदार, खुद की जमीन है उसके पास और दोनों मिलके अच्छी जीवन बिता रहे हैं। उनके घर में चैन है, समझ है, सुकून है, और इधर मेरे हिस्से में तो बस संघर्ष है। क्या ये बराबरी है? बेटी, जरूरत और हक दो अलग चीजें हैं। अनीता अगर सुखी है तो वो उसकी किस्मत है, लेकिन इससे उसका अधिकार कम नहीं हो गया। अगर हम तेरी हालत देखकर सारी जमीन तुझे दे दे तो फिर अनीता का क्या? वो भी हमारी बेटी है और उसने तो कभी जमीन को लेकर शिकायत ही नहीं की। और वैसे भी तेरे पति के पास भी तो थोड़े से जमीन है। बस यही तो बात है, उसके पास सब है तो वो क्यों कुछ लोगों से मांगेगी? लेकिन आप लोग तो समझते हैं कि अनीता ने कुछ मांगा नहीं, इसीलिए वो ज्यादा योग्य है। मैंने मांग लिया तो मुझे स्वार्थी समझा जाएगा। अंजलि की बात सुन के सुगंधा की आंखें भर आती हैं। वो बेटी के दर्द को समझती है, पर अंजलि की बातों की स्वर ने उसका दिल दुखाया था। अंजलि, तेरा दुख मुझे दिखता है। मैं तुझसे कम प्यार नहीं करती, लेकिन बेटी, प्यार का मतलब यह नहीं कि एक को सब दे दो और दूसरे को सिर्फ उसकी चुप्पी का इनाम। अनीता भले कुछ ना कहे, पर वो भी हमारी लाडली है। उसे यूं ठग लेना माँ बाप के हाथों, ये हमसे नहीं होगा। ठीक है माँ, बाबूजी आपने जो समझा कह दिया। मैं सिर्फ अपनी बात कहने आई थी। जो भी होगा मैं अनीता से बात कर लूंगी। शायद उसे खुद जरूरत ना हो, और अगर उसे लगने लगे कि उसकी बहन की हालत उस जमीन से सुधर सकती है तो शायद वो अपने हिस्से से मुझे कुछ दे दे। मैं आज ही उसके पास जाके बात करूंगी। ये बोल के अंजलि अपने माता पिता से विदा ले चली जाती है, लेकिन सुरेंद्र और सुगंधा को अंजलि की बातें सुन के और उसके मनसा देख के बुरा लगता है। भाग्यवान, अंजलि बहुत बदल गई है। उसके दुख और तकलीफ ने उसके सोच को ही बदल दिया। वो लालची भी बन गई है। पता नहीं उसे क्या हो गया है। मुझे उसमें ये बदलाव अच्छे नहीं लग रहे हैं। अंजलि तो हमारी प्यारी बेटी थी और दोनों बहनों में कितना प्यार था, लेकिन आज अंजलि अपने ही बहन का हक छीनना चाह रही है। मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। यहाँ अंजलि दोपहर को अपने पति सुरेश के साथ अनीता के घर उनसे जमीन के लिए बात करने जाने के लिए तैयार होती है, और थोड़े समय बाद वे दोनों अनीता के घर पहुंचते हैं और घर में राहुल भी मौजूद था, जो कि खेत से दोपहर का खाना खाने आया होता है। दीदी, जीजा जी, आप दोनों ऐसे अचानक? कुछ हुआ है क्या दीदी? आइए ना दीदी, बैठिए, वही बात करेंगे। सब लोग घर के भीतर बैठते हैं और अंजलि सीधे उनके माँ बाबूजी के जमीन की बात करने लगती है। अनीता, मुझे हमारी माँ बाबूजी की जमीन के बारे में कुछ बात करनी है, और हम यहाँ इसलिए आए हैं कि तुझे हमारी मदद करनी होगी। कैसी मदद दीदी? मैं कुछ समझी नहीं। और माँ बाबूजी की संपत्ति के बारे में क्या बात करनी है? उससे हमारा क्या लेना देना है? हमारी तो शादी हो गई है। लेना देना है अनीता, हम दोनों बहनों के सिवा उनका कोई नहीं है, तो उनके सारे संपत्ति वे लोग हमें ही देंगे, और यह फैसला उनका ही है। बस उनके निस्वार्थ फैसले में एक ही दिक्कत है, और वो है कि वे लोग हम दोनों बहनों में संपत्ति बराबर बांटना चाहते हैं, जबकि मुझे तुझसे संपत्ति की ज्यादा जरूरत है। वे लोग उनके सब संपत्ति हमें देना चाहते हैं,
लेकिन क्यों निधि? उसमें तो अब हमारा कोई हक नहीं है। उन्होंने पाल पोस के हमें बड़ा किया, हमारी शादी करवाई, तो अब और हमें कुछ देने की क्या जरूरत? और दीदी, आपको भी संपत्ति की क्या जरूरत? आप तो हमसे भी अच्छे जीवन जी रहे हैं। ये सब माँ बाबूजी की मर्जी है। वे लोग अब संपत्ति का क्या करेंगे, इसीलिए हमें देना चाहते हैं। और मैं तुझे हमारी कठिनाई के बारे में अब क्या ही बताऊं। हम पर थोड़े कर्जा है, इसलिए हमें पैसों की बहुत जरूरत है। और आजकल इनका भी तबीयत कुछ ठीक नहीं रहता है, तो इसी वजह से यह भी ज्यादा काम नहीं कर पाते। और गोलू भी बड़ा हो रहा है, उसके भविष्य का भी तो सोचना होगा। लेकिन ऐसे ही कर्जे में रहेंगे तो हम जिएंगे कैसे? इसलिए तू ही हमारी मदद कर। ठीक है, मैं सब समझ गई दीदी, लेकिन आप हमसे क्या चाहते हैं? हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं इसमें? देख अनीता, माँ बाबूजी उनके संपत्ति हम दोनों में बराबर बांटना चाहते हैं। वे लोग मेरी हालत को देख के भी मुझे ज्यादा देने को तैयार नहीं है, इसलिए अब तुझे ही उनको बोलना होगा कि मुझे तेरे हिस्से का भी थोड़ा दे दे। हाँ अनीता, तुम इतना उपकार कर दो हम पे, हम मजबूर हैं, नहीं तो हम कभी तुम्हारे हिस्से की संपत्ति नहीं मांगते। कम से कम गोलू की खातिर ही मदद कर दो। अरे अरे, आप लोग ऐसे भावुक मत होइए। अनीता समझ गई है, वो आपकी मदद करेगी। क्यों अनीता, करोगी ना इनकी मदद? हाँ हाँ, क्यों नहीं। मैं आप लोगों की मदद करूंगी और माँ बाबूजी को भी समझाने की कोशिश करूंगी। आप लोग निश्चिंत रहें। शुक्रिया अनीता, शुक्रिया राहुल जी। अभी हम लोग चलते हैं, कल सुबह हम सब माँ बाबूजी के घर चलेंगे। अनीता और राहुल की बातें सुन के अंजलि और सुरेश के चेहरे पे खुशी की हंसी आ गई और दोनों अनीता और राहुल को झूठ मूठ की बातों की जाल में फंसा के थोड़े समय बाद दोनों अनीता और राहुल से विदा लेके घर के लिए निकल जाते हैं। ये जी, मैंने जो मेरे हिस्से की जमीन दीदी को देने का सोचा है, क्या आपको इसमें कोई खेद है? अगर आपको कुछ ऐतराज है तो बोल दीजिए, मैं आपके खिलाफ कोई कदम नहीं ले सकती। नहीं नहीं भाग्यवान, मुझे भला क्या ऐतराज होगा? मुझे तुम्हारे माता पिता के संपत्ति में कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं तो एक साधारण सा किसान हूँ। मैं हमारे लिए जो भी करूँगा अपने दम पर करूँगा। मुझे कोई ज्यादा संपत्ति की जरूरत नहीं है। मेरे पास जो है वही काफी है। ठीक है जी, फिर कल हम दीदी के साथ हमारे माँ बाबूजी के घर जाकर सब संपत्ति दीदी के नाम पर करने को माँ बाबूजी से बोल देंगे। फिलहाल उनको हमसे ज्यादा जरूरत होगा संपत्ति की। अगली सुबह सुरेंद्र और सुगंधा का घर। आंगन में चारपाई बिछी हुई है और सुरेंद्र और सुगंधा वहां बैठे हैं और उनके सामने उनके दोनों बेटियां और उनके पति राहुल और सुरेश बैठे हैं। आज तो दोनों बेटियां एक साथ हैं। ये तो आज घर में रौनक हो गई। कितने दिनों बाद सब ऐसे साथ में है। हम जानते हैं कि तुम लोग जमीन के लिए आए हो, फिर भी तुम लोगों को ऐसे साथ में देखकर दिल भर आया है। अंजलि बिना अपने माँ बाबूजी के भावनाओं को समझते हुए सीधे उनसे जमीन के बारे में बात करने लगती है। बाबूजी, माँ, मैं कल आपसे जो बात करने आई थी उसके बारे में अनीता से भी बात हुई और अनीता मान गई है कि मुझे उसकी जमीन का हिस्सा भी दे दें। सुरेंद्र और सुगंधा एकदम चौंप पे हैं। उनकी नजर अनीता पर जाती है। अनीता, क्या ये सच है? हाँ बाबूजी, दीदी की हालत आप देख रहे हैं। अगर मेरे हिस्से से उनके जीवन में कुछ सुधार आ सकता है तो देने में मुझे कोई ऐतराज नहीं। बेटी, तू बहुत बड़ी दिलवाली है, लेकिन ये आसान नहीं है। तुम्हारे हिस्से का जमीन तुम्हारा है और उसे यूं छोड़ देना, हमें ये सोच के ही अजीब लगता है। तेरा जीवन भी तो कठिनाइयों से भरा है, तो तू क्यों अपना हक छोड़ रही है? माँ जी, हम लोग मेहनत करके कमा सकते हैं, लेकिन दीदी की हालत अभी सही नहीं है, तो उनको इसकी हमसे ज्यादा जरूरत है। मुझे पता ही था ऐसा ही कुछ होगा। ठीक है, अगर तुम लोग यही चाहते हो तो एक शर्त है। घर की जो जमीन है जहां हम अभी रहते हैं वो अनीता को देंगे। बाकी खेत और दूसरी जमीन, उसमें से अनीता का हिस्सा भी अंजलि को दे देंगे और हम दोनों बेटियों के पास बारी बारी से रहेंगे। ये सुन के अंजलि और सुरेश के चेहरे पर हिचकिचाहट आ जाती है। बाबूजी, ये कैसे होगा? आप हमारे साथ रहेंगे लेकिन हमारी हालत वैसे ही खराब है और 2 लोगों का खर्चा कैसे उठा पाएंगे? और अनीता को घर की जमीन क्यों देंगे?
हम तो चाह रहे थे कि सारी जमीन मेरे नाम मतलब अंजलि के नाम हो जाए। अगर ऐसा होगा तो हम आप लोगों को हमारे साथ रखने का सोच सकते हैं। ये तुम क्या कह रहे हो? भला तुम लोग ऐसी सोच कैसे रख सकते हो? तुम लोगों को अनीता के हिस्से का भी तो जमीन दे रहे हैं, अब क्या ये घर भी दे दें? इतना क्या हालत खराब है तुम लोगों का? वातावरण भारी हो जाता है। अंजलि भी थोड़ी खींच में आ जाती है। माँ, हम तो बस सोच रहे थे कि अगर घर भी हमारे पास हो तो हमें सुविधा होगी, आपको हम अच्छे से रखेंगे। सुविधा जमीन से नहीं, नियत से होती है। बेटी, तुम दोनों हमारी बेटियां हो और हम चाहते थे कि दोनों को संपत्ति का हिस्सा बराबर मिले। लेकिन अगर अनीता भी अपना हिस्सा तुम्हें देने को मान गई है तो तब तो हमारे पास यही रास्ता है, नहीं तो समाज हम पर बातें बनाएगा। हम ये घर तुम लोगों को देके तुम पर बोझ बनना तो नहीं चाहते थे, लेकिन अब यही एक रास्ता है। अंजलि चुप हो जाती है। अपने माँ बाप को अनीता के तरफदारी करते देख उसको बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो कुछ नहीं कहती है क्योंकि उनको जो चाहिए था वो तो उनको मिल रहा था। दीदी, मेरे हिस्से में जो जमीन आई वो तो आपको दे दिया, लेकिन घर की जमीन वो माँ बाबूजी के पास ही रहेगी। अब माँ बाबूजी की उम्र भी तो हो गई है, इसीलिए ये दोनों हमारे साथ ही रहेंगे, लेकिन इनके घर की जमीन और घर इनके ही नाम रहेंगे, हमें नहीं चाहिए। हम दोनों तो कहते हैं माँ बाबूजी आप हमारे पास रहिए, खेत खलियान में आपका अनुभव भी काम आएगा और घर में आपका आशीर्वाद भी रहेगा। ठीक है बेटा, हम दोनों इस बारे में सोचेंगे। अगर हमें यहाँ कोई परेशानी आई तो तुम दोनों के पास रहने जाएंगे, फिलहाल तो हम यहीं रहेंगे। तुमको भी तो ये घर चाहिए नहीं, तो इसीलिए हम इसको छोड़ नहीं सकते। ये बोल के सुरेंद्र घर के भीतर जाता है और थोड़े समय बाद अनीता और अंजलि को देने वाली संपत्ति की सारे कागजात अंजलि के हाथ थमा देता है।